बनारस लौटने का सफर जितना लंबा था उतना ही बोझिल भी। मीरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वह कमजोर नहीं थी। सिद्धार्थ की मौत ने उसे और ज्यादा मजबूत बना दिया था। वह जान चुकी थी कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। रुद्र ट्रेन की खिड़की से बाहर देख रहा था। अब हमें पंडित जगन्नाथ को ढूंढना होगा। मीरा ने सिर हिलाया। हाँ, और हमें जल्द ही यह करना होगा। अगर यह लोग हमें रोकने के लिए सिद्धार्थ को मार सकते हैं तो वे हमें भी नहीं छोड़ेंगे। रुद्र ने उसकी ओर देखा। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? मीरा ने हल्की मुस्कान दी। डर अब पीछे छूट चुका है रुद्र। अब सिर्फ सच की तलाश बाकी है। ट्रेन सुबह सुबह बनारस पहुंची। स्टेशन पर हलचल थी, लेकिन मीरा और रुद्र को इस भीड़ में भी एक अनदेखा डर महसूस हो रहा था। हमें सीधे जगन्नाथ के पास जाना चाहिए, रुद्र ने कहा। मीरा ने सिर हिलाया। लेकिन पहले यह पता लगाना होगा कि वह अभी कहाँ है। दोनों ने बनारस के पुराने घाटों की ओर कदम बढ़ाए। यहाँ की गलियां अब भी वैसी ही थीं, लेकिन मीरा को लग रहा था कि हर मोड़ पर कोई उनका पीछा कर रहा है। मीरा और रुद्र एक पुराने मंदिर के पास पहुंचे, जहां पंडित जगन्नाथ अक्सर आते थे। लेकिन मंदिर के पुजारी ने बताया कि वे अब वहां नहीं आते। अगर आप सच में उन्हें ढूंढना चाहते हैं तो घाट पर जाओ। वहां एक बूढ़ा साधु है जो तुम्हें सही रास्ता दिखा सकता है। मीरा और रुद्र घाट की तरफ बढ़े। वहां एक वृद्ध साधु ध्यान लगाए बैठे थे। पंडित जगन्नाथ कहाँ हैं? मीरा ने सीधे सवाल किया। साधु ने आंखें खोलीं और धीमी आवाज में कहा, सच की राह आसान नहीं होती बेटी। अगर तुम सच में जगन्नाथ तक पहुंचना चाहती हो तो तुम्हें यह संदेश ले जाना होगा। उन्होंने एक पुरानी चिट्ठी मीरा की ओर बढ़ाई। मीरा ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। उसमें सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, जहां अंधेरा गहराता है वहीं रोशनी की किरण छिपी होती है। रुद्र ने चिट्ठी पढ़कर मीरा की ओर देखा। इसका क्या मतलब है? मीरा ने गहरी सांस ली। हमें उस जगह जाना होगा जहां सबसे ज्यादा खतरा है। रुद्र ने भौहें चढ़ाईं। मतलब? मीरा ने धीरे से कहा। हमें राणा प्रताप सिंह के अड्डे तक जाना होगा। मीरा और रुद्र ने तय कर लिया कि अब उन्हें सीधे दुश्मन के गढ़ में जाना होगा। अगर पंडित जगन्नाथ ने हमें यह संदेश दिया है तो इसका मतलब है कि वह कहीं न कहीं इसी साजिश से जुड़े हैं, रुद्र ने कहा। मीरा ने सिर हिलाया। और अब हमें सच जानने के लिए हर खतरा उठाना होगा। रुद्र ने गाड़ी स्टार्ट की। तो चलो अंधेरे की ओर बढ़ते हैं। अब यह सिर्फ एक सच की खोज नहीं थी, ये एक जंग बन चुकी थी। बनारस की तंग गलियों से होते हुए मीरा और रुद्र एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़े थे जहां सिर्फ साजिश, मौत और राज दफन थे। पंडित जगन्नाथ का संदेश उनकी आंखों के सामने था। जहां अंधेरा गहराता है वहीं रोशनी की किरण छिपी होती है। इसका मतलब सिर्फ एक था, उन्हें सीधे राणा प्रताप सिंह के अड्डे पर जाना होगा। रुद्र ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। हम वहां सीधे नहीं जा सकते। हमें यह पता लगाना होगा कि जगन्नाथ ने हमें वहां क्यों भेजा। मीरा गहरी सोच में थी। हमें पहले वहां के लोगों से बात करनी होगी। राणा प्रताप का इलाका इतना सुरक्षित नहीं कि हम सीधे अंदर चले जाएं। मीरा और रुद्र बनारस की सबसे पुरानी गलियों में पहुंचे, जहां हर राज छिपाने वाले लोग रहते थे। यहाँ का हर आदमी किसी न किसी अपराधी से जुड़ा था। एक पुरानी दुकान के मालिक बबलू काका को यह इलाका बहुत अच्छे से पता था। बबलू काका, हमें राणा प्रताप के अड्डे तक पहुंचना है, रुद्र ने धीमी आवाज में कहा। बबलू काका चौकन्ने हो गए। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? वहां जाना मौत को बुलाने जैसा है। मीरा ने काका के सामने पैसे रखे। हमें बस एक गुप्त रास्ता चाहिए। बबलू काका ने इधर उधर देखा, फिर धीरे से कहा, अगर तुम सच में वहां जाना चाहते हो तो घाट के पास एक पुराना सुरंग है, वह तुम्हें सीधे उसके अड्डे तक ले जाएगा। रुद्र ने नक्शा लिया और मीरा की ओर देखा। अब हमारे पास रास्ता है, लेकिन हमें सावधानी से चलना होगा। रात का समय था। मीरा और रुद्र बनारस के पुराने घाट पर पहुंचे। ये जगह सुनसान थी, सिर्फ नदी की लहरें थीं और दूर जलती हुई चिताएं। यही वह जगह है, रुद्र ने नक्शे को देखते हुए कहा। मीरा ने चारों ओर नजरें दौड़ाईं। फिर अचानक एक पुरानी सीढ़ियों वाली दीवार दिखी। यही होना चाहिए, मीरा ने धीरे से कहा। रुद्र ने दीवार पर हाथ रखा और एक गुप्त दरवाजा खुल गया। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और सुरंग में दाखिल हो गए। अंधेरा और सन्नाटा,
सिर्फ उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। यह जगह कितनी पुरानी होगी? मीरा ने फुसफुसाकर पूछा। रुद्र ने दीवार को छूते हुए कहा, कई 100 साल पुरानी। लेकिन यह रास्ता कहाँ जाएगा, यह हमें नहीं पता। चलते चलते उन्हें एक पुराना लोहे का दरवाजा दिखा। रुद्र ने उसे खोला और दोनों अंदर चले गए। यहाँ एक बड़ी कोठरी थी जिसमें बहुत से दस्तावेज रखे थे। मीरा ने उनमें से एक उठाया और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। रुद्र, ये देखो। दस्तावेज में बनारस की कई जमीनों के फर्जी सौदों के कागजात थे। यही तो आरव ने खोजा था, लेकिन तभी पीछे से किसी ने पिस्तौल तान दी। अब तुम लोग जिंदा यहां से नहीं जाओगे। रुद्र और मीरा धीरे से मुड़े। सामने राणा प्रताप सिंह खड़ा था। उसके साथ कई हथियारबंद लोग थे। तुम लोगों को यहां नहीं आना चाहिए था, राणा ने ठंडी आवाज में कहा। मीरा ने हिम्मत जुटाई। आरव को तुमने मारा था, है ना? राणा प्रताप मुस्कुराया। मारा? नहीं, मैंने सिर्फ उसे रास्ते से हटाया था। असली खेल किसी और का था। रुद्र ने गुस्से से कहा। फिर असली खिलाड़ी कौन है? राणा आगे बढ़ा और धीमी आवाज में बोला, जिस पर तुम्हें सबसे ज्यादा भरोसा था। मीरा और रुद्र हैरान थे। कौन? राणा प्रताप हंसा। जवाब जानने के लिए तुम दोनों को अब भी मरना होगा। वह इशारा करने ही वाला था कि तभी एक गोली चली और कमरे में भगदड़ मच गई। चलो भागो, रुद्र ने मीरा का हाथ पकड़कर कहा। दोनों तेजी से बाहर की ओर भागे, लेकिन पीछे से गोलियों की आवाजें आ रही थीं। अब यह खेल और बड़ा हो चुका था। मीरा और रुद्र किसी तरह अंधेरे रास्तों से भाग निकले। अब क्या? रुद्र ने हाँफते हुए पूछा। मीरा ने दूर जलते हुए बनारस को देखा और कहा, हमें उस आदमी तक पहुंचना होगा जिसने आरव के साथ विश्वासघात किया। रुद्र ने धीरे से कहा, और वह आदमी हमारे बहुत करीब है। अब यह सिर्फ बदले की लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक ऐसी साजिश को उजागर करने का मिशन बन चुका था जिसका दायरा बनारस से भी बहुत बड़ा था। बनारस की ठंडी रात में मीरा और रुद्र गंगा घाट से दूर एक सुनसान गली में छिपे थे। उनके दिल की धड़कनें तेज थीं, सांसें उखड़ी हुई थीं, लेकिन उनका हौसला अब भी मजबूत था। राणा प्रताप सिंह के अड्डे पर जो हुआ, उसने सब कुछ बदल दिया था। अब यह लड़ाई सिर्फ आरव की मौत की नहीं थी, बल्कि एक ऐसी गहरी साजिश का हिस्सा बन चुकी थी जो पूरे शहर को अपनी गिरफ्त में लिए हुए थी। जिस पर तुम्हें सबसे ज्यादा भरोसा था, राणा प्रताप के इन शब्दों ने मीरा को झकझोर कर रख दिया था। क्या कोई अपना ही? रुद्र ने मीरा के कंधे पर हाथ रखा। हमें इस पर शक करना चाहिए कि आरव के सबसे करीबी लोग कौन थे। मीरा ने अपनी आंखें बंद कीं। उसके सामने आरव के वे सभी दोस्त, रिश्तेदार और साथी आ गए जो उसकी जिंदगी का हिस्सा थे। सिद्धार्थ मर चुका है। बबलू काका बस एक सूत्रधार थे। पंडित जगन्नाथ अभी तक मिल नहीं पाए। फिर रुद्र ने गहरी सांस ली। हमें पंडित जगन्नाथ को ढूंढना होगा। शायद वही इस पहेली का अगला टुकड़ा है। दोनों एक ऑटो लेकर शहर के बाहरी इलाके में पहुंचे, जहां एक पुराना आश्रम। यहीं हो सकते हैं पंडित जगन्नाथ, मीरा ने कहा। लेकिन जैसे ही वे आश्रम के अंदर पहुंचे, उन्हें अंदर सिर्फ जलते हुए कागज मिले। कोई यहां था और सबूत मिटाकर भाग गया, रुद्र ने कहा। मीरा ने राख से एक आधा जला हुआ कागज उठाया। उस पर नाम लिखा था, प्रशांत वर्मा। रुद्र ने चौंक कर कहा, प्रशांत वर्मा? ये नाम तो कहीं सुना है। मीरा को भी नाम जाना पहचाना लगा, और तभी उसे याद आया। ये नाम आरव की पुरानी डायरी में था। प्रशांत वर्मा, जो कभी आरव का बहुत अच्छा दोस्त था, अचानक शहर से गायब हो गया था। लेकिन अगर उसका नाम इस जली हुई चिट्ठी में है, तो इसका मतलब था कि वह किसी न किसी तरह इस साजिश में शामिल था। हमें उसे ढूंढना होगा। प्रशांत वर्मा का नाम सुनते ही बबलू काका ने एक नई जानकारी दी। अगर वह अब भी शहर में है, तो लाल कोठी में मिलेगा। लाल कोठी बनारस के अपराधियों और भ्रष्ट नेताओं का गढ़। अगर हम वहां गए तो जिंदा लौटने की गारंटी नहीं है। हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है, मीरा ने कहा। रुद्र ने गहरी सांस ली और कहा, तो फिर खेल शुरू करते हैं। रात के अंधेरे में मीरा और रुद्र लाल कोठी पहुंचे। यहां हर तरफ काले शीशे वाली गाड़ियां खड़ी थीं। सुरक्षाकर्मी बंदूकें लिए घूम रहे थे।
हमें होशियारी से अंदर जाना होगा, रुद्र ने कहा। मीरा ने एक वेट्रेस का भेष धारण किया, जबकि रुद्र एक वेटर बन गया। दोनों एक झूठे पास के सहारे अंदर दाखिल हुए। भारी संगीत, शराब और साजिशों से भरी लाल कोठी में एक आदमी बैठा था, प्रशांत वर्मा। मीरा और रुद्र धीरे धीरे प्रशांत के पास पहुंचे। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, प्रशांत ने कहा। मीरा ने गुस्से से कहा, तुमने आरव के साथ क्या किया? प्रशांत के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आई। मुझे सच में खेद है मीरा, लेकिन कुछ खेल ऐसे होते हैं जिनमें प्यादे सिर्फ बलिदान होते हैं। मीरा के दिमाग में बिजली सी कौंधी। तो सच में तुमने ही आरव को धोखा दिया? प्रशांत ने आंखें घुमाईं। धोखा? नहीं, मैंने सिर्फ अपनी जान बचाई थी। रुद्र ने गुस्से से उसका कॉलर पकड़ा। साफ साफ बोलो। प्रशांत हंसने लगा। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ मैं ही हूं इसमें? नहीं, राणा प्रताप से भी बड़ा कोई खेल खेल रहा है, और अगर तुम लोग ज्यादा खोजबीन करोगे तो अगला निशाना तुम दोनों होगे। मीरा ने उसकी आंखों में देखा। कौन है वो? लेकिन इससे पहले कि प्रशांत कुछ कह पाता, पीछे से गोली चली और वह जमीन पर गिर गया। मीरा और रुद्र ने देखा, गोलियां चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि राणा प्रताप का खास आदमी था। बच निकलने का कोई रास्ता नहीं मीरा, उसने कहा। लेकिन तभी पुलिस के सायरन बजने लगे और अफरा तफरी मच गई। रुद्र ने मीरा का हाथ पकड़ा और दोनों वहां से भाग निकले। अब यह लड़ाई और ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। अब वे सिर्फ साजिश का पर्दाफाश नहीं कर रहे थे, बल्कि खुद भी शिकार बन चुके थे। मीरा और रुद्र अब शहर में छिपने पर मजबूर थे, लेकिन उनके पास कुछ सुराग थे। 1. आरव की डायरी जिसमें छिपे हुए नाम थे। 2. जली हुई चिट्ठी जिसमें प्रशांत वर्मा का नाम था। 3. लाल कोठी में हुई हत्या, जिससे साफ हो गया कि कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी उन्हें रास्ते से हटाना चाहता था। हमें अब सबसे बड़े दुश्मन तक पहुंचना होगा, मीरा ने कहा। रुद्र ने गंभीरता से पूछा, और वह कौन है? मीरा की आंखों में नफरत थी, जिसे हम अभी तक दोस्त समझते थे। अब यह खेल अपने आखिरी मोड़ पर था। लेकिन क्या मीरा और रुद्र इस खेल में जीत पाएंगे, या फिर यह शहर उनकी यादों का शहर बनकर रह जाएगा? बनारस की रात ठंडी और रहस्यमयी थी। शहर की गलियों में अब न सिर्फ अपराधियों की परछाइयां थीं, बल्कि उन साजिशों के भूत भी थे जो अंधेरे में पनप रहे थे। मीरा और रुद्र अब शिकार बन चुके थे। प्रशांत वर्मा की हत्या के बाद हालात और बिगड़ चुके थे। अब उनके पास 2 ही रास्ते थे, या तो भाग जाए या इस खेल का असली मास्टरमाइंड खोजें। लेकिन भागना कोई विकल्प नहीं था। भटकती रात और बचने की जद्दोजहद मीरा और रुद्र अब पुलिस की निगाहों से भी बच रहे थे। वे शहर के बाहरी इलाके में एक पुराने खंडहरनुमा हवेली में छिपे थे। हमें अब और सावधान रहना होगा, रुद्र ने कहा। मीरा ने सिर हिलाया। हम गलत लोगों से लड़ रहे हैं। ये सिर्फ गुंडे नहीं हैं, बल्कि पूरा सिस्टम हमारे खिलाफ है। रुद्र ने एक कागज मीरा की ओर बढ़ाया। ये देखो, ये आरव की डायरी का वह पन्ना है जिसमें कुछ छुपा हुआ है। मीरा ने कागज को ध्यान से देखा। उस पर किसी गुप्त कोड की तरह कुछ लिखा था। RVS 1203। रुद्र ने माथे पर शिकन डाली। RVS, क्या यह किसी इंसान का नाम है? मीरा ने गहरी सांस ली। हो सकता है, या फिर कोई जगह। RVS 1203 का रहस्य मीरा और रुद्र को अब इस कोड का मतलब निकालना था। यह कोई तारीख हो सकती है, रुद्र ने सोचा। मीरा ने सिर हिलाया। 1203, ये कोई पुरानी घटना हो सकती है, या फिर कोई एड्रेस? रुद्र ने फोन निकाला और शहर के पुराने दस्तावेजों को खंगालने लगा। RVS, बनारस में एक पुरानी मिल थी, रॉयल वेदा स्टील फैक्ट्री। मीरा चौंकी। और क्या यह अभी भी वहां है? रुद्र ने सिर हिलाया। नहीं, यह सालों पहले बंद हो चुकी थी। लेकिन अगर कोर्ट यही कह रहा है तो हमें वहां जाना होगा। रॉयल वेदा स्टील फैक्ट्री। अतीत के धुएं में छुपा रहस्य। सुबह के 4 बज चुके थे। ठंड बढ़ चुकी थी, लेकिन मीरा और रुद्र को अब परवाह नहीं थी। वे बनारस के बाहरी इलाके में स्थित रॉयल वेदा स्टील फैक्ट्री पहुंचे। चारों तरफ सिर्फ खंडहर और धूल थी। क्या सच में यहां कुछ मिलेगा? रुद्र ने संदेह से पूछा। मीरा ने चारों ओर नजर दौड़ाई। अगर आरव ने यह कोट लिखा था
तो इसका मतलब यहाँ कुछ न कुछ जरूर छुपा है। दोनों ने पुराने दरवाजों को धक्का दिया और अंदर दाखिल हुए। अंधेरा, सन्नाटा और रहस्य स्टील फैक्ट्री के अंदर कुछ जले हुए कागज और पुराने फर्नीचर पड़े थे। लेकिन तभी मीरा को एक पुरानी तिजोरी दिखी। रुद्र, यहां देखो। रुद्र ने तिजोरी को गौर से देखा। ये कोई मामूली तिजोरी नहीं है, इसमें कोई बड़ा रहस्य छुपा है। मीरा ने पास पड़ा एक हथौड़ा उठाया और तिजोरी पर वार किया। धड़ाम! तिजोरी का दरवाजा खुला और अंदर कुछ पुराने दस्तावेज रखे थे। मीरा ने एक कागज उठाया और पढ़ने लगी। आरव की मौत एक हादसा नहीं बल्कि एक प्लान था। मीरा और रुद्र के चेहरे पर हैरानी थी। इस दस्तावेज में कई बड़े नेताओं और उद्योगपतियों के नाम लिखे हैं। अगर यह सच है तो इसका मतलब पूरा शहर एक बड़े जाल में फंसा हुआ है। रुद्र ने एक और कागज उठाया। उस पर लिखा था, राणा प्रताप सिंह सिर्फ एक मोहरा है, असली खेल कोई और खेल रहा है। मीरा ने सांस रोकी। मतलब कोई और भी है जो पर्दे के पीछे से सब कुछ कंट्रोल कर रहा है? रुद्र ने गहरी सांस ली। हमें यह सबूत बाहर निकालना होगा। लेकिन तभी, तुम्हें नहीं लगता कि तुमने बहुत कुछ जान लिया? पीछे से एक भारी आवाज आई। रुद्र और मीरा ने मुड़कर देखा। सामने एक आदमी खड़ा था जिसके हाथ में बंदूक। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि राणा प्रताप सिंह का दायां हाथ था। बलराज, तुम लोगों को यह सबूत लेकर जिंदा जाने नहीं दूंगा। मीरा ने तेजी से पास पड़ा एक लोहे का रॉड उठाया और बलराज पर वार कर दिया। धड़ाम! गोलियां चल गईं, लेकिन रुद्र और मीरा किसी तरह झुककर बच निकले। भागो! रुद्र ने मीरा का हाथ पकड़ा और दोनों वहां से भागने लगे। रुद्र और मीरा अब एक नई मुसीबत में फंस चुके थे। अब उनके पास वह सबूत था जो इस पूरी साजिश को उजागर कर सकता था। लेकिन अब हर कोई उनके पीछे था। राणा प्रताप, पुलिस, अपराधी, अब वे हर तरफ से घिर चुके थे। रुद्र ने मीरा की आंखों में देखा। अब हमें छिपने का समय नहीं है, अब हमें सीधे लड़ाई लड़नी होगी। मीरा ने गहरी सांस ली। अगर हमें मरना ही है तो सच के लिए लड़ते हुए मरेंगे। अब यह खेल खत्म होने वाला था। लेकिन क्या मीरा और रुद्र इस जाल से निकल पाएंगे? या फिर तेरी यादों का शहर अब सिर्फ यादों में ही रह जाएगा?